गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में सबसे पहले जिन लोगों ने अपने अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रखे थे उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आपके विचार बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। और जो टेलीग्राम पे नीतीश जी आपने शेयर किया था बेहद ही प्रभावशाली था और आपकी लेखन शैली बहुत ही अच्छी है, जिसे आप उम्दा कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छा आपका जो तर्क वितर्क होता है बहुत अच्छा होता है। और मैडम जी सॉरी, आप भी कहेंगे कि सर कितना झूठ बोलते हैं, पर आज बुरा मत मानिएगा, आज मैं आपके लिए बनाऊंगा वीडियो जो लेखन जो ऐसे के लिए आपने बोला था। ठीक है, कल मतलब बड़ी दिक्कतें चल रही इस समय, क्या बताएं हम आपको। दिक्कतें वो कोई पर्सनल नहीं है पर ऐसे कुछ हैं। ठीक है, तो शाम तक आपका वीडियो आ जाएगा, आई होप। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन मोटिवेशनल जो सेंटेंस होते हैं जिनके माध्यम से हमारे अंदर एक ऊर्जा निहित होती है, एक संचार होता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, विनम्रता पाषाण हृदय को भी पिघला सकती है। पाषाण हृदय का मतलब होता है कि आजकल हमारे समाज में आप देखेंगे, ठीक है, बड़े कॉन्ट्रडिक्शन किए जा रहे हैं। और कंट्रोडिक्शन उन लोगों के माध्यम से किए जा रहे हैं जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है दोस्तों रूढ़िवादी, मतलब पुरानी परंपराओं ख्यालातों के लोग, जो आज की जनरेशन की कई सारी चीज़ें हैं जो व्यवस्थाएं हैं उसे असंवैधानिक भी आप कह सकते हैं, और कह सकते हैं पूरी तरह से खिलाफ बताते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा जो खेप पंचायत है, खेप पंचायत में यदि एक लड़की ने मोबाइल यदि अपने पास रखा तो उसके बाद तो भैया पूछो मत, तमाम तरह के रिपोर्ट सबमिट किए जाएंगे कि अब लड़की के साथ ये किया जाएगा, ये नहीं कर सकती, पढ़ाई छुड़ाओ, फलाना ढिकाना। अब प्यार और की बातें सुन लेंगे तो बाय गॉड फिर तो क्या हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यदि आपका हृदय विनम्र है तो आप ऐसी तमाम तरह की समस्याओं को पिघला सकते हैं। और जो व्यक्ति इतना सब कुछ करने के बाद, जो व्यक्ति अगर हृदय से यदि आपने कोशिश किया, प्रयास किया, फिर भी वो नहीं बदला, तो समझ लीजिए वो इंसान ही नहीं हो सकता, वो लोग जानवर हैं। उसके बाद ऐसे लोगों के लिए अपनी ऊर्जा, अपना समय मत गंवाइए। ठीक है, यू हैव टू चूज अनदर, यू हैव टू चूज कुछ बढ़िया। ठीक है, चलते हैं अब आगे। यहाँ पे लिखा है, देखिए, सुधार की मांग करती लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो आपको देखिए, आप इस माध्यम से भी यहाँ पर कई सारी टॉपिक्स देखिए, यदि भविष्य में या फिर कहीं समाज में किसी से डिबेट होता है, ऐसे का मतलब क्या होता है, जो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड उम्दा होना चाहिए। करंट जो इशूज़ हैं उन पे आपकी जो सोच है, राय है, विचार है, वो अच्छा होना चाहिए, उम्दा होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो लोग ऐसे के लिए प्रयासरत हो उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे बात बताने वाला हूँ कि देखिए, कभी भी यदि आप CPF हुआ, PCS हुआ, या फिर IAS, ऐसे फिर RO के हुए, तमाम ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पर रिटन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब ऐसे आप लिखेंगे क्या करेंगे, यदि एग्ज़ाम में ये पूछ देता है सुधार की मांग करती लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में आप बताएं, देखिए इतना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, अब इस पे अपना ओपिनियन तो दीजिए, ठीक है, पर दो चीज़ें होनी चाहिए, दोनों पक्षों को दिखाना है, सकारात्मक नकारात्मक, पर आप उसमें इंडल्ज मत होइएगा। जो मैंने बोल दिया कि अपना ओपिनियन, वो हटा दीजिएगा, सॉरी गलती हो गई। देखिए, समाज के दोनों पक्षों को आपको दिखाना पड़ेगा। यदि देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि जो मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर आप ऐसे लिखिए, ठीक है, उसे क्लैरिफाई करिए, तो आप क्या करेंगे, आप खुद का विचार मत दीजिए। ठीक है, खुद का विचार देंगे तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता है। आप क्या कहेंगे, पहले सबसे पहले इसके माध्यम से जो हमें लाभ हो रहा है, जो समाज को लाभ हो रहा है, वैश्विक स्तर पर लाभ हो रहा है, उसके बारे में आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद इस वजह से जो नकारात्मकता आई है समाज में, जो तमाम तरह की बुराइयां बढ़ी हैं समाज में, उसके बारे में फिर इससे संबंधित जो अपग्रेड फीचर आने वाले हैं, इसकी वजह से जो संचार क्रांति आई है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, इसके दुष्प्रभावों को भी लिखेंगे। ये होता है ऐसे, आप उसमें मत इंडल्ज होइएगा कि अरे मेरे अनुसार ऐसा नहीं होता, मेरे और कुछ नहीं होता है। ठीक है, समाज के दोनों पक्षों को आपको एक ही, जो भी आपका होगा एनालिसिस, उसमें दिखाना पड़ेगा, और आप उसमें
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं भी आप नज़र मत आइएगा, नहीं तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। सामने वाला समझ जाएगा ओ दैट इज़ ट्रू, ये जो सामने वाला बंदा है तानाशाही प्रवृत्ति का है कि अगर मैं होता तो ऐसा करता, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप कहिए कि समाज के माध्यम से ऐसा, ठीक है, लोगों के माध्यम से आप कभी भी इंडल्ज मत होइए, क्योंकि जो एक ब्यूरोक्रेट होता है, ब्यूरोक्रेट जो कह सकते हैं अधिकारी होता है, जो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो सोच होनी चाहिए ना गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सारी बातों को हम बताएंगे, या आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। चलते हैं अब आगे। इससे लिखा भरत झुनझुनवाल जी ने, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, चीन के तीव्र आर्थिक विकास का एक कारण वहाँ की तानाशाही बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा जो भारत जैसा देश 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, ठीक है, फ्रीडम पाया, पर दोस्तों वहीं अब जब हम चाइना जैसे देश की संदर्भ में बात करते हैं, वो 1949 में, ठीक है, आज़ाद हुआ, 2 साल बाद हमारे देश से। पर दोस्तों जो उसकी वृद्धि थी, आर्थिक वृद्धि दर, वो हमारे देश से कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि उन्हें सबसे पहले जो प्राथमिकता जानती किस पे दिया, जो हम यहाँ पर स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे हैं 10 को से ना, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें स्वदेशी ही हैं। जानते हैं ट्विटर, फेसबुक, फलाना ढिकाना, सारी चीज़ें वहाँ पे बैन है। वहाँ पे वो खुद अपने ही देश की चीज़ें यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जो पैसा होता है उन्हीं के देश में देखिए, यदि आपके पास पैसे होंगे तभी आप दान कर पाएंगे, अन्यथा 2 रुपया 5 रुपया तो ये तो कहने की बात है, ठीक है। यदि कोई विदेशी कंपनी यहाँ आएगी हमारे भारत जैसे देश में, तो दान करेगी भी नहीं, तो एक पब्लिसिटी करेगी, दिखावा करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा देश नहीं है, न मेरे देश के लोग हैं। कल को यदि कोई बात होगी तो तुरंत मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, मुझे सपोर्ट करेगा तो मेरा देश करेगा, मेरे देश के लोग करेंगे, मेरे देश का कानून करेगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहली जो लोगों की मानसिकता होती है ना, अपने देश की होती है। इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें अब आगे, ये बात सही है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री की बात आ रही है, ठीक है, कि उन्होंने भी प्रगति की है। आप अमेरिका जैसे देश को देख सकते हैं, ठीक है, ब्रिटेन जैसे देश को देख सकते हैं। इतना आवश्यक कि लंबे समय तक वही लोकतांत्रिक देश आगे बढ़े जिन्होंने किसी समय अन्य देशों को लूटा या उनका शोषण किया, ठीक है। तो वही देश दोस्तों बड़े हैं जिन्होंने किसी अन्य देश का शोषण का मतलब हुआ कि लूटा। जिस तरह से तमाम पहले क्या होता था, ब्रिटेन के अधीन कई सारे देश ऐसे थे जो उनका उपनिवेश हुआ करते। तो उपनिवेश का मतलब यही हुआ कि वहाँ के सारे संसाधनों को अपने यूटिलाइजेशन के लिए प्रयोग करना। उसके बाद जो बहुमूल्य चीज़ें हैं भैया अपने देश में लेकर चलो। लोकतंत्र की शुरुआत आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान में हुई थी। ये देखिए बहुत अच्छा करंट का क्वेश्चन है। यदि आपसे कोई पूछे कि जो वैसे तो लोकतंत्र की जब बात आती है अमेरिका जैसे ब्रिटेन जैसे देशों को प्राथमिकता दी जाती है, पर जब यदि बात किया जाए लोकतंत्र की शुरुआत आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान में हुई थी। सोचिए, यूनान बहुत समृद्ध देश था। कभी एक मूवी है आप देखिएगा ट्रॉय करके, उसी पे बनी हुई है। पर हमारे देश में दोस्तों यदि हमारे यहाँ के लोग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहें ना, ट्रॉय और से 1000 गुना बढ़िया फिल्में बनाएं। बाहुबली देखें, पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। हमारे यहाँ इतने शासक थे, ठीक है, भारतवर्ष में, पर उन्हें किसी से कुछ नहीं। जहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन दिखेगा, कंट्रोवर्सी, वहीं वो चीज़ बनाएंगे। वहाँ पर पूरे शहर के लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर सामूहिक निर्णय लेते थे। लेकिन यह व्यवस्था इसलिए संभव हो सकी क्योंकि यूनान के लोहे के अस्त्रों का आविष्कार किया गया और उनके जरिए आसपास के तमाम देशों को लूटा और खुद को समृद्ध बनाया। इसी तरह रोम ने अपने घुड़सवारों को लोहे के अस्त्रों से लैस कर तमाम देशों को लूटा। तो यहाँ जानते हैं बहुत बड़ा योगदान है लोहे की खोज का, क्योंकि देखिए उस समय तमाम तरह के जो लोग 2500 साल पहले कुछ ऐसे भी सभ्यताएं थीं जिन्हें ज्ञान नहीं था लोहे का। तो वो क्या होता था, पत्थर से या लकड़ी का औजार बनाती थी, ठीक है। अब जो लोहे का औजार लेके आ रहा है वो किसी को छोड़ेगा? 1 मिनट, व्हाट्सएप बंद नहीं क्या? तो दोस्तों तो यही कारण था जिनके पास लोहे के औजार हुआ करते थे। आज के ज़माने मानिए वो परमाणु बम है,
ठीक है, ये हुआ करता था। उसके बाद है चल रहा है कि नहीं, ओके। बाद में वहाँ के लोगों ने लोकतंत्र स्थापित किया। इसके बाद इंग्लैंड में लोकतंत्र का पुनर्जागरण हुआ, लेकिन एक समय इंग्लैंड ने विश्व के तमाम देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। उपनिवेशों पर अपने एकाधिकार से इंग्लैंड अपने माल को महंगा बेचकर वहाँ से भारी आय अर्जित कर रहा था। सोचिए, अब देखिए क्या होता था, जैसे भारत जैसे देश में तमाम तरह के मसालों, खनिज उत्पादनों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। ऐसे में क्या होता था, यहाँ के मजदूरों को उसी कार्य में लगा दिया जाता था। उसके बाद ये सारा जो माल है कुछ भारतीय बाज़ारों में खपा दिया जाता था। उसके बाद समुद्र के रास्ते ब्रिटेन ले जाया जाता था। उसके बाद जहाँ जिस देश को आवश्यकता होती थी वहाँ के बंदरगाहों से वो लेकर जाते थे। ऐसे में उनके पास अनुकूल पैसा होता था। कार्ल मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स ने किसी समय कहा था कि इंग्लैंड के श्रमिक विश्व बाजार पर एकाधिकार के भोज में आनंद मना रहे हैं। माना जाता है कि अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में पेटेंट एक्ट को इसलिए जोड़ा ताकि वह विश्व में अपनी तकनीकी बेचकर भारी आय अर्जित कर सके। विकसित देशों द्वारा आविष्कार किए गए लोकतंत्र को विकासशील देशों ने अपनाया तो, लेकिन उसे सुदृढ़ नहीं किया गया और इसलिए वे अपेक्षित विकास नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र की खामियों के कारण ही विकासशील देशों पर उसका प्रभाव सार्थक नहीं दिखता। 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी मानव विकास रपट में पूछा था कि आज लोकतंत्र के प्रति उत्साह कम क्यों है। तमाम देशों में आम आदमी के जीवन में लोकतंत्र अपेक्षित सुधार क्यों नहीं ला सका है। उसके अनुसार पूर्वी यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में असमानता में वृद्धि हुई है और गरीबी भी बढ़ी है। निसंदेह तानाशाही का रिकॉर्ड और भी खराब है। स्टालिन, हिटलर और ईदी अमान जैसे तमाम तानाशाहों ने अपने देशों को बर्बाद ही किया। चीन तमाम प्रगति करने के बावजूद तिब्बत और हांगकांग के लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। लोकतंत्र सफल हो सकता है यदि वह अपनी खामियों को दूर करे। तानाशाही सफल हो सकती है यदि तानाशाह जनहित में कार्य करे, लेकिन ऐसा काम ही देखने को मिलता है। आज ये संभव नहीं कि देश किसी दूसरे देश का शोषण करे और खुद को लोकतांत्रिक देश बताए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो किसी दूसरे देश को उपनिवेश के रूप में लूट नहीं रही है। पर दोस्तों जो चाइना जैसे देश की जो नीति है, जो विस्तारवादी नीति है, जो शोषण की नीति, आज भी कई देश उसके घेरे में है, चपेट में है। आप ताइवान को ले सकते हैं, हांगकांग को ले सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल जो है दोस्तों तिब्बत है। कम से कम 8-9 दशक से लूटा जा रहा है। सबको पता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस चीज़ की खबर नहीं है? पर नहीं, क्या कहेंगे। यदि कोई देश तानाशाही की राह पर जाता है तो वह अपने देश को बर्बाद करने के साथ दूसरे देशों के लिए भी आफत बन सकता है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म ने कहा था कि आपसी झगड़े से लोक व्यवस्था नष्ट हो जाती है। लोक व्यवस्था तभी सबल होती है जब राजा दूसरों को अपने विश्वास में ले। भीष्म के अनुसार यदि शासक जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लें तो वे आसानी से सफल शासक बन सकते हैं। बीते कुछ महीनों में न्यूयॉर्क के गवर्नर का व्यवहार देखकर मैं उत्साहित हुआ। उन्होंने प्रतिदिन 1 घंटा प्रेस को पूरा विवरण बताया कि कोरोना कहाँ फैल रहा है, कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, कहाँ से नए वेंटिलेटर आएंगे। अब सोचिए हमारे देश में जानते हैं, देखिए मैं मानता हूँ कि कुछ लोग बहुत अच्छे प्रशंसक हैं, योगी के होंगे, मोदी के होंगे, मुलायम के होंगे। पर मेरे भाइयों, आप एक यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी विचारें समाज में दीजिएगा। पर पहली जो प्राथमिकता है एक बेहतर भविष्य, बेहतर समाज का यदि आप निर्माण करना चाहते हैं तो ये जो कुछ भेदभाव हैं इन्हें आपको दूर करना पड़ेगा। जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें आप सख्ती के साथ लोगों के सामने पेश करें, उस बात को सार्वजनिक करें। क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है इस चीज़? जब हज़ारों की संख्या में हमारे यहाँ कोरोना था तो तमाम तरह के प्रयास किए गए, तमाम तरह की परियोजनाएं लाई गई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पर जब दोस्तों ये संख्या तकरीबन 8.5 लाख तक पहुँच चुकी है तो ऐसे में देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में इतनी गंदी राजनीति हो रही है कि तमाम, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे मास्क हो। मैं आपको बता दूँ, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, पर मेरे गाँव में एक भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता। अब सोचिए, और सड़कों पे मैं गिने चुने लोगों को, वो भी मास्क को तब यूज़ करता है जब पुलिस
वाले वहाँ पे रहते हैं, वो मतलब किसी दूसरे के डर से अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। इस वजह से अगर पुलिस वाले नहीं तो मास्क ही नहीं लगाएंगे। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं सब फर्जी है, वो है। तो ठीक है, अपनी अपनी जगह बातें हैं। पर दोस्तों, जो जिन आवश्यकताओं का हमें महसूस हुआ करता था जब हज़ारों की संख्या में था, अब देश के शासनाध्यक्षों को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैं बता दूं, आज कोरोना से तो कोई बाद में मरेगा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत जैसे देश में न भुखमरी आने वाली है। ठीक है, क्योंकि 1 महीना सर्वाइव करेगा, 2 महीना हुआ, 3 महीना, 4 महीना, अरे कब तक कैसे रहेगा। तो भैया एक बहुत बड़ा आपको कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा देश में तमाम चीज़ों की समस्या होंगी, लोग ऐसे मरेंगे। स्पष्ट है कि लोकतंत्र को सही तरह चलाने के लिए शासक अपने नागरिकों को विश्वास में ले और आपसी यहीं से था ना, हाँ, और आपसी एक मत बनाकर देश को आगे बढ़ाए। इससे ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास संभव। इसके लिए 3 कदम आवश्यक उठाए जाने चाहिए। एक, सरकार के शीर्ष अधिकारियों को जनता के सामने आकर उनके सवालों के नियमित जवाब देने चाहिए। आपको बता दें, कहना नहीं चाहिए, इस तरह के एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए, पर मैं व्यक्तिगत स्तर पर जो चीज़ महसूस करता हूँ आपके सामने रख रहा हूँ। और मुझे महसूस होता है कि यदि मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखूँगा तो आप लोग भी कुछ बातें हैं, कुछ अराजकता, कुछ कमियां हैं समाज में, सड़कों पर जो दिख रही हैं, आपको महसूस हो रही हैं, उस पर आप अपनी राय देंगे। क्या आज स्थिति ख़राब नहीं? क्या यहाँ शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? गांव की जो नालियाँ हैं बरसात के मौसम में भर जाती हैं, मतलब नालियों का पानी घर के अंदर आता है। और ये जो सफाई कर्मी है भैया, सफाई कर्मी जब अधिकारी सही से डांट नहीं लगाएंगे, फटकार नहीं लगाएंगे तो कौन सा काम होगा। मैं कल किसी काम से बनारस जा रहा था, वाराणसी, बता रहे हैं मोहम्मदपुर से लेके लालगंज के बीच इतने खड्डे, सोचिए नेशनल हाईवे की ये हाल है, इतने खड्डे कि भैया परेशान हो गया। मतलब 10 किलोमीटर जाने में तकरीबन 3 घंटा लग गया और कम से कम 50 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी थी, फंसी हुई थी, जैसे लगा तालाब हो मानो। तो ये जिम्मेदारी कहाँ गई? कहाँ गया आपका वो स्लोगन, गड्ढा मुक्त प्रदेश बना देंगे 1 महीने में मित्रों, बस। तो ये सारी कमियां हैं। देखिए, किसी के प्रति लगाव अलग होता है, पर हमारा लगाव उनसे इसीलिए है कि वो हमें पता था कि आप अच्छा बेहतर करेंगे समाज के लिए, राज्य के लिए, तब हमारा आपसे लगाव था। यदि ये कमियां मुझे दिखेंगी भाई, मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा। अमेरिकी संसद की समितियों की सुनवाई का लाइव प्रसारण होता है। कुछ समय पहले अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के किसी शहर की नगर पालिका की मीटिंग का वीडियो देखने को मिला। उसमें जनता ने खुलकर लॉकडाउन का विरोध किया। मैं नहीं समझता कि अपने देश में कोई भी नगर पालिका के इस निर्णय को लेने के पहले जनता की बात सीधे सुनती हो। शीर्ष अधिकारियों को केवल अपनी बात कहने और उसे ही सत्यापित करने के स्थान पर अपने विरोधियों के साथ संवाद करना चाहिए। जैसे परिवार के मुखिया की नौकरी छूट जाए तो बच्चों से संवाद करने से वे आइसक्रीम की मांग करना बंद कर देते हैं। हमें संवाद का गहरा बनाना होगा, जबकि हमारी व्यवस्था इसके विपरीत चल रही है। यही सब हो रहा है। जैसे पर्यावरण में कानून में किसी परियोजना को लागू करने के पहले जन सुनवाई का प्रावधान है। कई जगह विपरीत विचार वालों को पुलिस के बल पर जन सुनवाई से बाहर रखा जाता है और फर्जी जन सुनवाई होती है, तब जनता का सहयोग नहीं मिलता है। दूसरे कदम के रूप में कबीर के निंदक नियरे रखिए वाले सिद्धांत को अपनाना चाहिए। यदि देश के नेता निंदकों की बात सुनते हैं और उनके साथ संवाद करते हैं तो यह संवाद तमाम विरोधियों के विरोध को सहयोग में बदल देता है। विचारों का आदान प्रदान बढ़ना चाहिए, इससे सरकार को अपनी गलतियों को ठीक करने का अवसर मिलता है। ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए कि हर एक निंदक विरोधी है जिसे बाहर करना है। जो लोग अलग सोचते हैं उनके साथ संवाद बनाना चाहिए। तीसरा और बेहद ज़रूरी कदम कानूनी सुधार है। वास्तव में अपने यहाँ लोकतंत्र की अति देखने को मिल रही है। इससे ज़रूरी काम समय पर नहीं होते और देश को भारी नुकसान होता है। अपने यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को कानून की छत्र छाया में सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार है। यहाँ व्यवस्था अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी लचर है कि किसी बात को निपटाने में 10-15 साल लगना आम बात है। ऐसी परिस्थितियों में
काम ठप रहते हैं और विरोध चलता रहता है। यदि हम कानूनी विवादों को शीघ्र निपटा दें तो संघवाद की स्थिति शीघ्र स्थापित हो सकती है और हम सच्चे लोकतंत्र की राह पर आ सकते हैं। आज के युग में कोई भी देश सच्चे लोकतंत्र के दायरे में ही आर्थिक विकास और वैचारिक स्वतंत्रता दोनों को हासिल कर सकता है। तो याद रखिएगा, जब आप लेखन शैली लिखिएगा तो ये सारी चीज़ें करिएगा। एक मांग करिएगा, उस मांग में हम तमाम तरह के मुद्दों को भी रख सकते हैं। अभी जो रिसेंटली में जो वाक़या हुआ है, विकास दुबे जैसे आपराधिक पृष्ठभूमि छवि के व्यक्ति ने जिस तरह से 10 पुलिसकर्मियों को निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी, उस पर भी आप लिखिएगा कि उसके बाद जिस तरह से शूट आउट हुआ उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, और ये सपा सरकार की अगर रिकॉर्डिंग देखा था तो 75% ये आंकड़ा बढ़ा है पिछले 3 साल में। तकरीबन 112-116 लोगों की अब तक इनकाउंटर हो चुकी है। उसमें कई लोगों का फर्जी इनकाउंटर भी हुआ है, जिस वजह से तकरीबन 28 करोड़ कंपनसेशन दिया गया है। ये सब भी आप इन आंकड़ों पे भी बहस करिएगा, कभी अवसर मिलेगा तो इन पे भी बात किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।